हेलो एवरीवन, गली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बहुत दिल है मेरा संडे वाली स्टोरी बोलने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा मूड में हूँ। लेट्स सी दे पाती हूँ कि नहीं। बहुत अच्छी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। अब यहाँ पर बातें नहीं करूँगी। जितने लोग मेरे साथ इन उतार चढ़ाव के दिनों में बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए चलते हैं अपनी इस जर्नी की तरफ और देखते हैं अपना अगला सीन। हम इस स्टोरी को धीरे धीरे ऊंचाइयों पर स्टोरी के पहुंच ही गए हैं, समझ लीजिए। ज्यादा दिन नहीं है। खैर, लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह वेबूजियान ने लांजान के लिए सबके सामने आवाज उठाई। वो जानता था कि अगर उसने आज लांजान को चुन लिया तो इसके बाद से दोबारा वो अपनी हर चीज को दांव पर लगा देगा। और ये जानते हुए भी वेबूजियान ने उसे चुना। डेफिनेटली अगर उसे ना चुनता तो फिर पैसे, इतना ओहदा, इतना नाम, फेम, लोग, ये सारी चीजें वेबूजियान के लिए यूजलेस थी। वेबूजियान नहीं चाहता था कि वो अपनी जिंदगी में इन सब चीजों को चुने लांजान के ऊपर। वो जानता था कि अगर अपनी जिंदगी में वो किसी चीज की ख्वाहिश रखता है तो वो बस लांजान की। लांजान के अलावा उसे इस जिंदगी में तो कुछ नहीं चाहिए था। सो दैट अगर उसने लांजान को चुना तो उसने क्या ही गलत चुना। वो जानता था कि वो अपने लिए क्या चुन रहा है। सबके सामने उसने बोल दिया और हुआ भी वही। वेबूजान के घर वालों ने उसे पूरी तरीके से छोड़ दिया। जब वेबूजान को ये पता चला कि आखिरकार लांजान को किस तरह की बीमारी है और आखिर वो किस तरह बर्ताव कर रहा है, तब वो समझ पाया कि ऐसे मौके पर उसे अकेला छोड़ना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो बाहर कहीं जा भी नहीं सकता था। हालात और इस तरह बन गए थे कि उसे लान फैमिली में ही पनाह लेनी पड़ी। अच्छी बात ये थी कि वीबूजान मुंह का तेज था, जिसकी वजह से वो लान फैमिली में टिक पाया। लेकिन डेफिनेटली जिस तरह लान फैमिली के लोग उससे बर्ताव कर रहे हैं, ये तो तय था कि वीबूजान आने वाले समय में उस घर में परेशान होने वाला था। चीजें वहां तक पहुंच गई थी जहां वीबूजान से साफ साफ कह दिया गया था कि यहाँ कोई भी चीज फ्री नहीं है। अगर तुमने ये रिस्क लिया है तो तुम्हें अपने बलबूते पर सब कुछ करना होगा। तभी वीबूजान ने कहा था कि वो घर के काम कर देगा। अब इससे ज्यादा वो क्या कर सकता है। बाहर वो अभी जॉब कर नहीं सकता जब तक लांजान को पूरी तरीके से होश ना आ जाए। चीजें वहां तक पहुंच गई थी जहां हम देखते हैं वीबूजान नीचे सबके लिए नाश्ता बनाता है और एंड देन सबसे लास्ट में वो लांजान के लिए नाश्ता लेकर ऊपर पहुंचा। कमरे में लांजान नहीं था। असल में लांजान शावर ले रहा था। अब था तो बच्चा, लेकिन इतना तो पता था ना कि उसे शावर लेना है, जिसकी वजह से वो वॉशरूम में चला जाता है। जब वीबूजान आता है तो डर जाता है और वो हड़बड़ाहट में वॉशरूम में जाता है और उस मोमेंट पे लांजान उसे किस कर लेता है। बात ये होती है कि इस जगह लांजान अपने प्रेजेंट में था। लांजान को एक ऐसी बीमारी थी जो सम टाइम वो प्रेजेंट की चीजों को भूलकर पास्ट में, यानी कि वो अतीत की यादों में गिरफ्त हो जाता था। जब वो 10-11 साल का था तो इसलिए वो बिहेव भी वैसे ही रख रहा था। बट ये अस्थाई नहीं है। ये बीमारी अस्थाई नहीं है। सम टाइम इंसान प्रेजेंट में रहता है तो सम टाइम अतीत में चला जाता है। तो अभी लांजान प्रेजेंट में आया था और जब ऐसा सडनली होता है तो ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा आसपास की या थोड़ी देर पहले हुई चीजों की या थोड़ी देर बाद में हुई चीजों के बारे में दिमाग पर उतना उस चीज का असर नहीं होता। सो दैट लांजान ने उस जगह वीबूजान को रोमांटिक वे में पकड़ लिया और वो उसे किस करने लगा। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। जैसे ही लांजान ने अपने होठों से उसका नाम लिया, वीबूजान को एक ही पल में कैप्चर हो गया कि वो पास्ट की अतीत में बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि पास्ट की मेमोरी में नहीं है। वो प्रेजेंट में है, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसे समझने में वक्त लगेगा। बट प्रेजेंटली वीबूजान के लिप्स लांजान के लिप्स से उलझे हुए थे। जब तक वीबूजान कुछ और समझ पाता, लांजान ने उसके कमर में हाथ डाल दिया और उसे अपने करीब खींच लिया। वीबूजान के होठों के पास वो दोबारा अपने होठ रखता है और उसके कानों के पास अपना चेहरा ले जाकर बस एक बात कहता है, तुम ही तो मुझसे मिलना चाहते थे, अब तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो। ये बोलकर वो वीबूजान के कान को सब करने लगा। वेइंग समझ गया था उसे समझाने और बताने का कोई फायदा नहीं है। वो लांजान के चेहरे को आंसुओं के साथ देखने लगा। वैसे तो शावर के पानी में दोनों भीग रहे थे। उसके आंसुओं को पहचानना मुश्किल था, लेकिन इमोशन उसके उतने ही बिगड़े हुए थे। लांजान, लांजान मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ चीजें करनी होगी, तुम्हें कुछ पेपर्स पे साइन करने होंगे। जैसे वीबूजान उससे बात कहने लगा, लांजान ने उसकी तरफ देखा और फिर से उसका चेहरा पकड़ लेता है। अगेन वो उसे किस करने लगा। लांजान उसके होठों से होते हुए उसके कान तक जा पहुंचा और कान से होते हुए उसके गर्दन तक जा पहुंचा।
पहले जब सब कुछ ठीक था तब कभी उसने पैसिनेट होकर इतना कुछ नहीं किया था। वीवूजियान को मन हो रहा था साबुन का डब्बा उठा के उसके खोपड़ी पे मार दे, तब वो कह रहा था तब तो उसने नहीं किया। आज ऐसे सिचुएशन में वो ये सब कर रहा था कि ना तो वीवूजियान उससे दूर जा पा रहा था और ना कुछ कह पा रहा था। लानजान होश में आओ। वीवूजियान उसके कॉलर को पकड़ता और झिझोड़ता है, लेकिन लानजान ने उसे फिर से कमर से पकड़ा और खींचा। मैं बिल्कुल होश में हूँ, वो उसके चेहरे को देखकर कह रहा था। तुम इतने पैनिक क्यों हो? वो उससे पूछ रहा था। तुमने ही तो बुलाया था। तब वीवूजियान को ये पता चला कि लांजन प्रेजेंट में उस जगह है जहाँ पर उनके बीच एक कन्वर्सेशन हुई थी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आज तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आ रही है। तो प्रेजेंट में लांजन उस जगह था, तो अभी भी वो स्टक हुआ है। मतलब इसके दौरान क्या हुआ उसे नहीं पता। लांजान वीवूजियान उसका चेहरा पकड़ लेता है। तुम ये सब। वीवूजियान कुछ और बोलता कि लांजान उसके शर्ट के बटन खोलने लगा। तो तुम ये क्या कर रहे हो? वीइंग ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। क्यों? लांजान ने सवाल पूछा। तो तुम होश में नहीं हो लांजान? वीवूजियान ने उसके चेहरे को पकड़ के उसे झटकना चाहा। क्या मतलब तुम्हारा? मैं होश में नहीं हूँ? ये बोलकर लांजान ने तीसरा बटन भी खोल दिया। वीवूजियान अब कुछ कर भी नहीं सकता था, ना उस बेचारे को वो मार सकता था, ना उसे गाली गलौज कर सकता था, बस उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। हे लांजान, मेरी बात सुनो, हम ये कर सकते हैं बाद में, पहले तो मेरी बात सुनो। वो कई बार उसे पुकारता रहा एंड चौथा बटन भी लांजान ने उसका खोल दिया था। विंग, मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। वो बहुत शांत था, बहुत शांत। ऐसा लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ कैजुअल है। और वहीं वीवूजियान की जिंदगी में ना जाने एक महीने में कितने तूफान आके गुजर गए। बेचारे ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और उस पर्सन को अभी रोमांस मतलब सोच रहा है। लांजान, मेरी बात सुन लो। इधर आओ। तुम कहाँ घूम रहे हो? हाँ। एक तरफ ऊपर रोमांस चल रहा था, नीचे बो ने सबको परेशान कर रखा था, तो जुयांग ने उसकी टांगे पकड़ के खींच ली। बेचारा बचाक से नीचे जा गिरा। वो तो अच्छी बात है कि नीचे मखमली काउच है। मेरा पैर छोड़िए, मैंने कहा। वो अपने पैर को छुड़ाने लगा। जुयांग ने उसकी चड्डी पकड़ के खींची। ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारी चड्डी उतार दूंगा। तो कौन सा किसे शर्म पड़ी हुई है? आजकल के लोग शर्म नहीं करते, क्या आपको नहीं पता? चड्डी उतार देंगे तो क्या ही हो जाएगा। बाप रे, इसे देखो तो, सच में इसके अंदर शर्म हया नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? क्या आप नंगे होकर नहीं नहाते हैं? अब यार ये कहाँ से सीख के आया है? जुयांग की थोड़ी सी स्माइल निकल गई। बाकी एल्डर्स तो अपने अपने कामों में बिजी थे। इधर आओ। तुम्हें किसने सिखाया कि सब नंगे नहाते हैं? हांग मंगजून अंकल भी नहाते होंगे, उसने मुंह बनाते हुए कहा। जाकर देख कर आओ कि नहा रहे हैं या नहीं। ची, आप ये सब मुझे क्या देखने के लिए कह रहे हैं? तो ठीक है, आओ इधर। ठीक है, देख लूंगा, छोड़िए मुझे। जुयांग को क्या पता था कि वो सच में चला जाएगा देखने के लिए। और वीवूजान जो कि नाश्ता लेकर आया था, सो दैट जब वो आया था तो उसके दोनों हाथ में प्लेट थी, जिसकी वजह से वीवूजान ने दरवाजे को डोर को लॉक नहीं किया था। वो वहां से भागता है और ऊपर की तरफ जाने लगा। उसके दिमाग में यही था कि हांग मंगजून अंकल को देख के आना है। अब वो ऊपर तो पहुंच गया था। जैसे उसने थोड़ा सा धक्का दिया, दरवाजा खुला हुआ था। बेचारे की टी शर्ट तो कहीं गायब थी, सिर्फ चड्डी पहन के घूम रहा था। अंकल कहाँ चले गए? वो आसपास देख रहा था कि तभी उसे शावर से कुछ आवाजें आई। लांजान तुम ऐसा करोगे मैं खुद को रोक भी नहीं पाऊंगा। वीवूजान जो कि कब का बह चुका था, यानी कि वो समझाते समझाते खुद ही मेल्ट हो चुका था। और खुद को रोकने की जरूरत क्या है? लांजान ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। विंग की शर्ट नीचे पड़ी हुई थी एंड वीवूजान के हाथ लांजान की गर्दन में थे। वो उसके शर्ट के बटन खोल रहा था। वैसे भी तुम्हें ये चीजें ज्यादा पसंद है ना? ये बोलकर लांजान ने उसके निपल्स पे पिंच कर लिया। लांजान का कहना था कि वीवूजान को ही ज्यादा पसंद है। असल में वो वीवूजान को टीज कर रहा था। मुझे टीज करना बंद करो, वेंग ने गुस्से में उसे देखते हुए कहा। अच्छा ठीक है, तो ये पसंद नहीं है? लांजान ने दोबारा भी उसके निपल्स पे पिंच कर लिया और वीवूजान का राइट वाला निपल्स काफी रेड रेड हो गया। लांजान, अभी मैं उंगली करूंगा ना तो तुम खुद को भी नहीं रोक पाओगे। तो फिर मैं खुद को रोकना भी नहीं चाहता। ठीक है फिर। वीवूजान ये बोलकर उसकी शर्ट के बटन खोलने लगा। तब तक वो धीरे धीरे वीवूजान के कमरे की तरफ, यानी उनके शावर के कमरे की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि उसे धीरे धीरे आवाज सुनाई दे रही थी। अब बेचारे को क्या पता था कि अंकल के रोमांस में खलल नहीं डालनी है। वो तो ये सोच के गया था कि अंकल को देखेगा अंकल नहाते कैसे हैं। उसे क्या पता कि अंकल को सच में नंगा पुंगा वो देख लेगा। मतलब अंकल की शर्ट तो नीचे गिरी हुई थी और अभी भी वूजान लांजान की शर्ट को निकाल रहा था, सो दैट यहाँ पर दोनों ही अंकल नंगे दिखेंगे उसे।
मुझसे तुम भाग नहीं सकते लांजान, और ना मुझसे ज्यादा रोमांटिक हो। तुम मुझसे उलझने की कोशिश भी मत क्या करो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि रोमांस में तुम मुझसे आगे निकल सकते हो? ये बोलकर वी वूजियान ने उसकी शर्ट के 2 बटन को तोड़ दिया और उसकी शर्ट को खींचकर फेंका। जैसे ही फेंका वैसे ही शावर का दरवाजा थोड़ा सा खुला, क्योंकि वी वूजियान एक झटके से अंदर आया था, तो ऐसे में वॉशरूम का दरवाजा जो है पूरी तरीके से लॉक नहीं था। बो ने धक्का दिया तो वो भी खुल गया। जब दरवाजा खुला तो वी वूजियान और लांजान दोनों की नजर बो पे चली गई। वो देखता है तो बेचारा नंगे तक तो ठीक था, उसे क्या पता था कि बड़े बड़े अंकलों को नंगा देख लेगा और लिपटते चिपटते देख लेगा। बो को लगा कि उसने कोई आफत देख लिया, उसने कोई कयामत देख लिया, अंकल को नंगे देख लिया मैंने। वो इतनी तेज चिल्लाया कि वी बुजियान ने लांजान को धक्का दिया। लांजान की खोपड़ी पीछे दीवार में जा लड़ी और अपना सिर पकड़ लेता है, और वी बुजियान बाहर की तरफ भागता है कि कहीं वो सबको बता न दे। वो डर के मारे रोने लगा कि उसने क्या देख लिया है, और वी बुजियान उससे कहता है वो मेरी बात सुनो। वो ने गाली दे दी और बाहर की तरफ भागने लगा। उसे लगा कि उसने कुछ अंट संट यानी कि अनाप शनाप चीजें देख ली हैं। अब वो बाहर की तरफ भागा तो विंग भी उसके पीछे भागा, लेकिन वी बुजियान को याद आया कि उसने शर्ट नहीं पहनी है। वो जल्दी से घूम के आया तो उसने शर्ट को खींचा। अभी लांजान के ऊपर तो वी बुजियान का ध्यान ही नहीं गया था। वो भागते भागते शर्ट पहनता है, उसका पूरा कपड़ा भीगा हुआ था, उसके बाल भी अस्त व्यस्त थे। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकला। तब तक वो नीचे बता रहा था, और तो और बो के हाथ कोई और नहीं लगा बल्कि घर के सबसे ईगो वाले पर्सन, सबसे रूड पर्सन लान कुरेन लग गए। अब वो लान कुरेन को रो रो के बता रहा था कि अंकल नंगे नंगे थे और अंकल वॉशरूम में थे, दोनों ने ही कपड़े नहीं पहने थे। अब वो सब तो ठीक था, एक तो लांजान चाइल्डिश बिहेव कर रहा था, तो घर वालों को तो यही लगेगा कि वी वूजियान ने उस चाइल्डिश बिहेव करने वाले लांजान को भी नहीं छोड़ा। अब किसे क्या पता कि उसके प्रेजेंट की मेमोरी कब आती है एंड पास्ट की मेमोरी कब आती है। अब घर वालों को वी वूजियान अगर कहेगा भी तो कोई मानेगा नहीं। तो यहाँ पर साबित हो गया था कि सब वी वूजियान को हवसी समझने वाले हैं, यानी कि लांजान के लिए उसकी नीयत खराब है, सब यही समझेंगे। वी वूजियान तब तक नीचे आ गया था। देखिए वैसा कुछ भी नहीं जैसा आप लोग समझ रहे हैं। आते ही वी वूजियान जल्दी जल्दी में कहने लगा, लेकिन लान कुरेन ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, अपने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए। लान कुरेन वी वूजियान के हुलिये को देख रहे थे जो अभी भीगा हुआ था। सिर के बाल अस्त व्यस्त थे, उल्टी सीधी शर्ट के बटन उसने लगा रखे थे। दैट्स मीन की बो की बातें पूरी तरीके से सच थी। ओह, ये सब करने के लिए तुम यहाँ पर आए हो? आखिरकार लान कुरेन अंकल ने तो ऐसे जताया कि जैसे कोई गुनाह कर रहा हो, जबकि उसने साबित कर दिया है कि वो शादी में है। तभी तो समझ में आया कि तुमने सब कुछ ठुकरा क्यों दिया लांजान के लिए। अब पता चला कि ये सब, जबकि उसके अंदर वो क्षमताएं नहीं है। मेरा मतलब कि वो बच्चों जैसा बिहेव कर रहा है। तब भी तुम मेरी बात सुनिए अंकल। अंकल मत कहो तुम मुझे, मैं सिर्फ लानजान का अंकल हूँ, तुम्हारा नहीं। ठीक है लान कुरेन, मेरी बात सुनिए। जब वी वूजियान ने ये कहा तो लान कुरेन के हाथ से कब गिर गया। वी वूजियान ने उनकी तरफ देखा। लान कुरेन गुस्से में उसे देख रहे थे। जेबूजन पीछे खड़े हुए थे। लानजान की मम्मा सोफे पर बैठी हुई थी। सबके तोते उड़ गए। अब बेचारा वी वूजियान इसमें क्या करे। लान कुरेन को ही पसंद नहीं है। जब वो इज्जत देता है तब तो इज्जत रास नहीं आती, और वी वूजियान मुँह का तो शुरू से तेज था। नाम ले लिया तो उसमें भी आफत आ गई। गुस्से में उसकी तरफ देखने लगे। तुम्हारे अंदर लगता है तमीज नाम की कोई चीज नहीं है, और तमीज होगी भी कहाँ से? आखिरकार जियांग फैमिली के मेंबर हो। अब इसमें तमीज की कौन सी बात है? आपको जो पसंद आता है वही तो बोल रहा हूँ। अंकल बोलता हूँ तब भी तो आपको रास नहीं आता। जब भी वूजियान ने ये कहा तो पीछे ग्रैंडमा बैठी हुई थी। मतलब समझ गई थी कि पूरे घर वाले एक तरफ, मतलब लान फैमिली के घर वाले एक तरफ और वी वूजियान एक तरफ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें उसके साथ ये सब करते हुए। कैसी शर्म? वो मेरा हस्बैंड है, वी वूजियान ने सबको देखते हुए कहा। हस्बैंड है लेकिन उन्हें कुछ आता जाता नहीं। मेरा मतलब कि अभी वो अपने चाइल्ड जोन में है। वी वूजियान ने गुस्से में जुयांग की तरफ देखा। पहली बात तो तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं है, तुम मुझसे छोटे हो। दूसरी बात ये कि कम से कम इतना तो देख लो कि ये कोई मजाक का मुद्दा है ही नहीं। मजाक का मुद्दा नहीं है तो आप भाई के साथ क्या कर रहे थे? जुयांग ने गुस्से में कहा। उसकी इज्जत ले रहा था, अब खुश हो? वी वूजियान ने चिल्लाते हुए कहा। और आइंदा से अगर मेरे सामने मुंह चलाया ना मेरे बारे में, तो वी वूजियान ने उसके ऊपर उंगली तानते हुए कहा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें बोलने का हक तो मैंने नहीं दिया, खासकर मेरे मामले में। देखो वी वूजियान, तुम। जुयांग ने वी वूजियान के चेहरे के सामने अपनी फिंगर लगा दी, मतलब फिंगर उठा के दिखा दी। गुस्सा किया कि देखो तुम चाहे जो कुछ भी कर लो। अरे बस करो, ग्रांडमा ने गुस्से में कहा। वैसे भी इस लड़के को कोई भरोसा नहीं है, इससे बहस करके अपने टाइम को खराब करना हुआ। ग्रांडमा ने तो सबको सुना दिया और उठ के कमरे की तरफ चली गई।
लान कुरैन बाहर की तरफ चले गए। जियांग तो वहीं पर खड़ा हुआ था। अनवी वूजियान भी बचा हुआ था। विंग लानजान ने कुछ खाया? मैं बस खिलाने जा रहा हूँ। ये थी लानजान की मम्मा जो उससे पूछ रही थी। तो वी वूजियान ने सिंपल सा जवाब दिया। जेबुजन भी बैठे हुए थे। ठीक है, अच्छी बात है, तुम उसका ख्याल रखना। ये बोलकर वो भी उठी और अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जब सारे लोग 9-11 हो गए, वहां बस जियांग बचा, वी वूजियान बचा और बो बचा। तो वी वूजियान ने घूमकर बो की तरफ देखा। वो जैसे ही मुंह घूमने वाला हुआ, विंग ने उसकी चड्डी पकड़ ली और घुटने के बल बो के सामने बैठ गया। तुमने क्या कहा था कमरे में? मैंने आपको कुछ नहीं कहा था, अपना नाक पोंछते हुए जवाब दे रहा था। तुमने नहीं कहा था? मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं। तुमने गाली किसे दी थी? पहले तो वो इतना बदतमीज था, बाहर निकलती सबसे पहले वी वूजियान को ही गाली देता था, इसलिए वी वूजियान उसे कभी छोड़ता भी नहीं था। वो अक्सर रोता था वी वूजियान की वजह से। कमरे में बो ने गाली दी थी। तुमने मुझे गाली दी थी। अंकल, मैंने आपको गाली नहीं दी थी। जब वो रो रो के कहने लगा तो जियांग ने गुस्से में बो की तरफ देखा। बट यहाँ जियांग अगर बोलेगा तो वी वूजियान पलट कर जवाब दे देगा, ये बात भी उसे पता है। फ्रस्ट्रेट होकर जियांग को ही वहां से जाना पड़ा। इधर आओ तो। विंग ने उसकी चड्डी पकड़ी एंड खींच ली। अंकल, मुझे नंगा मत करिए। क्यों नंगा ना करूं? वी वूजियान ने बोलकर उसकी चड्डी उतार देता है। मेरी चड्डी वापस करिए। वो तुरंत चड्डी मांगने लगा। गाली दोगे? वी वूजियान ने उसे देखते हुए कहा। वो ने आगे हाथ लगा लिया। ठीक है, आप मेरी इज्जत मत देखिए, मैं आपको गाली नहीं देने वाला हूँ आज के बाद से। गाली दिया ना? तो वी वूजियान ने उसके चेहरे को देखा। इधर लाओ अपना चेहरा। उसके चेहरे को पकड़ा एंड कान मरोड़ दिया एंड साइड में गमला रखा हुआ था पत्थर का, उधर देखो तो। बो ने रोते हुए उधर देखा। ये गमला ना तुम्हारे सिर पे ही मारूंगा, वी वूजियान ने उसे डराया। अंकल, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मैं आज के बाद आपको गाली नहीं दूंगा। वैसे तो उसके आंसू मगरमच्छ के थे और ये बात वी वूजियान भी जानता है, बट ठीक है, छोटे बच्चे को सच में थोड़ी ना वो टॉर्चर करना चाहता था। अब भागो यहाँ से। और हाँ, तुमने कमरे में क्या देखा? आप नंगे थे, अंकल नंगे थे और कुछ कर रहे थे। अरे बाप रे, वी वूजियान ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। उसे क्या पता था वो ऐसे ही फूहड़पना में कह देगा? बेचारे को क्या पता वो सिंपल सी बात इतनी हाई लेवल की हो सकती है। अगर किसी ने दोबारा सुना तो फिर से उसे कहना शुरू कर देंगे। देखो वो, वी वूजियान ने उसकी चड्डी उसे वापस दे दी। देखो अंकल, तुम्हें कभी नहीं डराएंगे और न कभी मारेंगे और न गमले से तुम्हारा सिर तोड़ेंगे। बस ये बात किसी को मत बताना। कौन सी बात? यही कि कमरे में क्या हो रहा था। मतलब आप दोनों। वी वूजियान ने उसके मुंह पर फिर से हाथ रख दिया। वो मैंने कहा नहीं, बात दोबारा नहीं कहना। ठीक है, नहीं कहूंगा। ये बोलकर वो अपनी चड्डी खींच लेता है, जल्दी से पहनता है और वहां से भाग जाता है। अरे लांजान, वी वूजियान को अब याद आया कि 10 मिनट से जो स्यापे हो रहे हैं उसमें वो लांजान को भूली क्या। सीन शिफ्ट कर कमरे में पहुंचा। लांजान बाहर भी आ गया था और अभी वो खाना खा रहा था, मतलब नाश्ता कर रहा था। लेकिन वी वूजियान को इस बात का एहसास हो गया था, जिस तरीके से वो नाश्ता कर रहा था। यहाँ पर उसे लगा कि उसने लांजान को धक्का दिया है। ना, ऑफ कोर्स ये हो जाता है। पलक झपकते इंसान अतीत यानी पास्ट की मेमोरी में जाता है। पलक झपकते इंसान प्रेजेंट में आ सकता है। तो यहाँ पर लांजान के साथ वही हुआ। अब वी वूजियान ने सिर पकड़ लिया। वो बैठ गया वहां पर। मतलब उसकी जिंदगी के साथ ये अच्छा सैपा हुआ था। ये जो कुछ भी हो रहा था, मतलब इसका मतलब तो ये था कि अगर रात में सोते हुए लांजान को सेंस आ गया तो उनके बीच सेक्स हो जाएगा और अगले ही पल पता चलेगा कि उसे कुछ याद भी नहीं, वो अपने 10 साल की मेमोरी में चला गया। या फिर क्या पता करते करते बीच में ही वो जोन आउट हो जाए। मतलब ठीक था। हाँ, चलो अच्छी बात है। वीवूजियान ये बोलकर आगे बढ़ा। लांजान। वो लांजान के करीब पहुंचा। लांजान जो कि खा रहा था, वो अपनी नजरें उठाकर वीवूजियान की तरफ देखता है। तुम ऐसे क्यों खा रहे हो? हाँ। वीवूजियान ने उसके गालों पर किस्सी ले ली, क्योंकि वीवूजियान को बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। मैंने मना किया था ये मत करना, लांजान ने वीवूजियान को देखते हुए कहा। मेरे गाल गंदे हो जाते हैं। ये बोलकर लांजान ने अपने बाएं हाथ से अपने गालों को पोंछ लिया। लाओ मैं खिला देता हूँ, वीवूजियान ने उसके हाथ से प्लेट और स्पून लेते हुए कहा। मैं अपने हाथ से खा लूंगा। मैंने कहा था ना, तुम मुझे अपना दोस्त समझो। दोस्त? लांजान ने फिर से उसकी तरफ देखा। या फिर मान लो मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ। हस्बैंड? ये बोलकर लांजान हंसने लगा, क्योंकि लांजान के अंदर बस 10 साल के बच्चों वाली बात है। हस्बैंड वाली चीजें तो जानता है, लेकिन लड़का और लड़के के बीच हस्बैंड वाली बातें ये उसे अजीब लगी, क्योंकि ऑफकोर्स इस उम्र पे इंसान इतना भी मेच्योर नहीं होता है जिससे ये सब समझ में आ जाए कि सेम जेंडर के बीच भी प्यार बिल्कुल नॉर्मल है एंड कॉमन सी बात है। फिर भी वोजियान ने एक बार फिर से उसे कंफर्ट कराया और अपने हाथ से खिलाने लगा। वो उसके चेहरे को देखकर वैसे ही सोच रहा था, ये इकलौता इंसान है जिसके लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ और जिसके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
इसके बाद से वी वूजियान को उस घर में डिनर के लिए भी खाना बनाना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात उसके लिए कुछ भी फ्री नहीं था। लान जान को न तो उसके घर वालों ने किसी ने देखा, मतलब वैसे केयर की, और ना ही उसके कोई पास गया। वो कमरे में ही रहता था, क्योंकि वी वूजियान उसे कमरे में ही रहने के लिए कहता था। तो सारे काम अब उसके ही बलबूते पर हो रहे थे, यानी कि वी वूजियान के बलबूते पर हो रहे थे। विंग को इंतजार था कि लानजान को दोबारा कब सेंस आएगा। कुछ पेपर्स थे जिस पर वो साइन कराना चाहता था, और वी वूजियान उसकी रिपोर्ट भी चाहता था कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि इस बीमारी के पीछे कई वजह हो सकती हैं। सो दैट वी वूजियान को रिपोर्ट चाहिए थी, और उस घर में अभी भी रिपोर्ट उसके हाथ में नहीं लगी थी। इस बारे में वो कई बार कह चुका था, बट जे बुजुन ने हर बार ये कहकर टाल दिया कि रिपोर्ट अभी आई नहीं है, आएगी तो उसे दे दी जाएगी। इस वजह से वी वूजियान को पूरा यकीन था कोई रिपोर्ट हाइड कर रहा है, और घर का ही कोई मेंबर हाइड कर रहा है। हालांकि इस दौरान एक चीज वी वूजियान का उस घर में बदल चुका था। वो लानजान और वी वूजियान के लानजान की मम्मा और वी वूजियान के बीच का रिश्ता था। मम्मा थोड़ी सी काइंड और सॉफ्ट थी। वो बात अलग था कि फैमिली के प्रेशर में आकर उन्होंने वो सब बोल दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी माँ अपनी औलाद को, अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से दूर नहीं कर सकती थी। तो वही बात थी, वी वूजियान ने जब ये किया तो उनके दिल में वी वूजियान के लिए एक ऐसी जगह बन गई थी। सो दैट जब घर में कोई भी नहीं रहता था तो वो वी वूजियान से बातें करती थी, वी वूजियान के लिए काफी हेल्प कर देती थी। मतलब कभी कभार वी वूजियान खुद से कपड़ा धुलते हुए दिख जाता था तो वो मना करती थी और मेयर से कहती थी कि कपड़े धुल दो, जिसकी वजह से वी वूजियान को लानजान के पास रहने का और मौका मिलता था। पूरे एक हफ्ते गुजर चुके थे। हाँ, लानजान तो सो गया है। वी वूजियान को रात में नींद नहीं आ रही थी। ये पूरे एक हफ्ते हो चुके थे। वैसे तो उसका घर आमने सामने था, लेकिन वो बहुत ज्यादा मिस कर रहा था अपने घर वालों को। लेकिन वो जानता था कि उसके घर वाले भी कमी गो वाले नहीं हैं, और जब बात सही और गलत की होती है तो वी वूजियान ने इस जगह सही चुना था। उसके अंदर कोई भी पछतावा नहीं था। वी वूजियान जो कि रात के 11 बजे के आसपास कमरे से बाहर निकला, उसने अच्छे से लानजान को ब्लैंकेट उड़ाए थे, लाइट ऑफ की थी, पर्दे बंद किए थे, लानजान के माथे पर एक अच्छा सा किस किया था ताकि उसे नींद और अच्छी आए। डेली लानजान की आदत भी लग चुकी थी। कमरे को धीरे से दरवाजा बंद करके वो नीचे की तरफ आया। वैसे तो उसे लगा नहीं था कि कोई उसे हॉल एरिया में मिलेगा, क्योंकि उस घर में 9 बजे ही सबके सब सो जाते हैं। ऐसे ऐसे नियम तो वी वूजियान ने कभी देखे भी नहीं होंगे जितने नियम लान हाउस में उसे मिल गए थे। हेलो। वी वूजियान जैसे सोफे के पास पहुंचा, किसी ने उसे हेलो कहा। हल्की ही रोशनी थी, आवाज पहचानी जा सकती थी। वो जुयांग था। विंग ने लाइट को ऑन किया। क्या हुआ तुम्हें? उसने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा। वैसे तुमसे कोई मतलब तो नहीं होना चाहिए। जुयांग अभी स्मोकिंग कर रहा था। लान हाउस में स्मोकिंग करना तो क्या, लान एल्डर्स को तो यही लग रहा है कि उनके बच्चे सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाते। अभी वो सरेआम पी रहा था। वो बात अलग थी कि वहां पर कोई था नहीं। क्या बात, नींद नहीं आई? जुयांग ने थोड़ा फ्लर्ट करते हुए पूछा। विंग उसके सामने बैठ गया। स्मोक करना है? ये बोलकर जुयांग ने उसकी तरफ सिगरेट बढ़ाई। विंग ने एक सिगरेट ले ली और लाइटर से जलाकर उसे एक ही साक में, मतलब उसने एक लंबी फूंक ली। लगता है भाई को नहीं पता था कि आप स्मोकिंग करते हैं। जुयांग ने उसे चिढ़ाया। वी वूजियान को खांसी आई। उसे पता क्या नहीं था, मेरी अच्छी आदतों से लेकर मेरी बुरी आदतें। ही नोस एवरीथिंग। मैंने उसे कुछ नहीं छिपाया। क्या सच में उन्हें पता था कि तुम स्मोकिंग करते हो? हाँ, उसे पता था। वो बात अलग थी कि उसे पसंद नहीं आता था, बट उसे पता था। ओह गॉड, भाई की किस्मत भी ना। ये बोलकर जुयांग इत्मीनान से तकिया पकड़ के बैठ गया। शायद वो वी वूजियान से बात करना चाहता था। क्या मतलब है तुम्हारा? विंग ने फिर से सिगरेट की एक फूंक ली और पूछा। बहुत लकी हूँ। किस मामले में? अमीन, आप जैसा लड़का। मेरा मतलब क्यों? मेरा मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जो भी कहना साफ कहो। विंग ने आवाज को थोड़ा भारी किया। आई मीन यू आर सो क्यूट एंड सेक्सी। जियांग ने जब ये कहा तो वी वूजियान ने उसकी तरफ देखा। सो व्हाट? आगे का सवाल था। तो भाई बहुत लकी हुए ना कि आप उनकी झोली में जा पहुंचे। ओह, ये बात है। वरना वरना क्या? विंग ने आगे का सवाल पूछा। वरना मेरा मतलब मेरा ख्याल भी बुरा नहीं है आपके लिए। यू मीन यू लाइक मी? उसने उसे सवाल पूछा। दिखने में आप उतने बुरे भी नहीं हैं। तो जुयांग ने एक और फ्लैट मारा।
बातें यहाँ सीरियस हो रही थी। यू लाइक मी और नॉट? विभूजियान ने अगला फूंक लिया। वेल, आई एम नॉट सेइंग कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। मेरा मतलब वैसा कोई पसंद नहीं था। जब से इस घर में रहने लगे हो, सुबह शाम देखता हूँ, तो शायद ज्यादा ज्यादा आगे विभूजियान ने आगे का सवाल पूछा। शायद ज्यादा नोटिस करता हूँ। अच्छी बात है, रिश्ता लगता है नोटिस करते रहो। वेइंग ने बिल्कुल एटीट्यूड मारा। मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है लांग वंग जी के अलावा दुनिया के किसी भी मर्द में। क्या होगा अगर उन्हें पूरी जिंदगी होश ही नहीं आया तो? जियांग ने आगे का सवाल पूछा। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरा तो काम वैसे भी चल रहा है। बी वूजियान ने फूहड़पना में जो बातें कही, जुयांग को ही खांसी आ गई थी। मतलब जुयांग को ये भूलना नहीं चाहिए था कि बी वूजियान उसका सीनियर है। अब आप ये क्या बातें कर रहे हैं? जुयांग को खांसी आ गई स्मोकिंग करते हुए, और जो वीवूजान ने बातें की उस पे। मेरा मतलब उसका बॉडी तो काम करता है ना, भले ही उसे याद ना है। और वैसे भी वो बस बिहेव बच्चे जैसा करता है। उसकी बॉडी पूरी मर्दानी है, और मतलब मर्दाना है, और वो मैच्योर मर्द है। तो मुझे वो सब मिल रहा है जो मुझे चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? आप भी नहीं कैसी कैसी बातें कर रही हैं। ये बोलकर जुयांग जल्दी से उठ खड़ा हुआ। अरे क्यों, तो तुम तो मुझे लाइक करते थे ना। लेट मी टेल यू कि मेरा टेस्ट कैसा है, खासकर बेड पर। अब तक मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर जुयांग जल्दी से ऊपर की तरफ चला गया। एंड विभूजियान ने एक स्माइल निकाली। उतना भी बुरा नहीं जितना मैंने सोचा था, यानी जुयांग के बारे में। विभूजियान उस सोफे पर अकेला बैठ गया। उसने लाइट को ऑफ कर दिया और वो एक गहरी सोच में डूब गया। जब इंसान को एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं, तो इंसान गलत भी जज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जुयांग को कभी भी विभूजियान ने सही नहीं समझा था। मेरा मतलब उसे लगता था कि जुयांग ऐसे ही लड़का है, या फिर अच्छा नहीं, जो कुछ भी। आज इतनी बात करने के बाद उसे इस बात का एहसास हुआ कि सबके अंदर एक दिल होता है, और सबके अंदर एक ऐसा कॉर्नर होता है जो कहीं ना कहीं काइंड से भरा होता है। हो तो इसका सीधा एक मतलब हुआ। विंग ने देखे स्माइल ली, सिगरेट के ग्लास फूंक मारे। लान फैमिली वालों का दिल मैं जीत सकता हूँ, बशर्ते कि मुझे उनके दिल में जगह बनानी होगी। मैं भी वो ज्यान, मतलब वो बात अलग है कि मैंने कभी किसी की चमचागिरी नहीं की। आफ्टर ऑल मुझे लानजान को बचाना है। मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि कोई तो जरूर है जो इन सब के पीछे है, जो उसकी रिपोर्ट्स को हाइड कर रहा है। यहाँ तक कि मैंने वकील से कांटेक्ट करने की कोशिश की। मेरा कांटेक्ट भी वकील से नहीं हो पाया। सो दैट ये तो क्लियर है कि कोई तो ऐसा पर्सन है जो इन सब को रन कर रहा है। और ये सब जानने के लिए मुझे हर एक इंसान के दिल को झांकना होगा। और इसी तरह पूरे एक हफ्ते गुजर गए थे। फिर से लानजान को कोई सेंस नहीं आया। वैसे तो विभूजान को बहुत इंतजार था कि उसे सेंस आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। पूरे एक हफ्ते बाद विभूजान आज लानजान को लेकर यानी गार्डन के एरिया में पहुंचा था, ताकि थोड़ा उसे फ्रेश फील हो। और ये बैकयार्ड का इलाका था, यानी घर के पीछे का गार्डन था। आजकल के लोगों में शर्म नाम की चीज नहीं बची। विभूजान मेन गेट पर खड़ा होकर बो को बॉल फेंक रहा था, और बो लानजान को फेंक रहा था। वो तीनों खेल रहे थे कि मेन गेट यानी पीछे वाले मेन गेट से उस पार से कोई आवाज आई है। विभूजान ने पीछे घूमकर देखा। पीछे जियान चिंग खड़ा हुआ था, जला भुना पड़ा हुआ था। बट सगे भाई है ना, बातें सुना लेगा तो क्या हो गया, खून तो खून ही है। तुम्हारी क्यों फट रही है? विभूजियान ने अंदर से जवाब दे दिया। मेरी क्यों फटेगी, अपनी संभालो। जियान चंग ने भी उसे सुना दिया। बो के हक्के बक्के उड़े थे कि भाई भाई आपस में लड़ाई कर रहे हैं। एंड बो ने लानजान का हाथ पकड़ लिया। लानजान ने बो का हाथ पकड़ लिया। चेंग, उंगली करना बंद करो। विभूजियान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने दुश्मन के घर पे जाके बैठे हो। अब दुश्मन से शादी की है तो उसके घर आकर बैठूंगा ना। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची है। उस घर में आ कौन रहा है? विभूजियान ने चेंग को देखते हुए कहा। एंड गेट खोल दिया। अब तो आमने सामने से बहस होने वाली थी। आना भी मत, चप्पलों से मार के तुम्हें बाहर निकालूंगा। और आने का शौक किसे? तुमने देखा नहीं लानजान ने पूरा बैकयार्ड का इलाका मेरे नाम पर कर रखा था। तुमने मेरे नाक के नीचे से सब कर लिया और मुझे पता भी नहीं चला। चेंग। विभूजिया ने बॉल को बो की तरफ बढ़ाया और फिर चेंग की तरफ देखा। यकीन मानो तुम बस बच्चे हो मेरे आगे। अब विभूजियान ने ऐसा कहा। अब वहां जियान चिंग का मन हो रहा था कि नाली के बगल में पड़ा ईंट उठा के विभूजियान के सिर पे ही मार दे। मेरे सामने बच्चे हो, तुम्हारे नाक के नीचे से मैं कब क्या करता हूँ तुम्हें तो कान भनक नहीं लगेगी। मतलब तुमने सोचा भी कैसे कि तुम्हें पता चलेगा? विभूजियान, तुम ये जान लेना, तुमने लानजान को चुना है। तुम एक दिन खून के आंसू रहोगे।
मैंने उससे शादी की है, यकीन मानो। वीबूजिया ने लानजान की तरफ देखा। वो बहुत परफेक्ट है। आई मीन मैं तुम्हें कैसे बताऊं चेंग, तुम तो जानते हो ना कि मैं कितना रोमांटिक हूँ। बस करो, अपना मुंह बंद करो। चेंग चिल्ला पड़ा। वीबूजिया ने दांत निकाले। मैं भी देखता हूँ कि कब तक उस पा और जैसे वो बोलने वाला हुआ, वीबूजियान ने कहा, बस बहुत हुआ। मेरे सामने बेवजह की बातें कहने की जरूरत भी नहीं है। चिंग, इतना याद रखो, सगे भाई जरूर हो, लेकिन मैं लानजान के खिलाफ बर्दाश्त कुछ भी नहीं करूंगा। न उसने तुम्हें कुछ कहा है, न तुम्हें कहने का कोई हक मैं दूंगा उसे। भड़क क्यों रहे हो? जियान चिंग को भी ख्याल आ गया कि उसने वीबूजियान के सामने कह दिया। बस ये बता दो, ये सब कब से चल रहा था? असल में भाई भाई वाली बात थी ना। वेल, तुम मेरी लव स्टोरी जानना चाहते हो? जब मैं 13 साल का था। क्या 13 साल? जियान चिंग का पूरा चेहरा लाल, गुस्से में उसका कान लाल। एक तो जेबुजुन उसका दिमाग खराब करके रखते, ऊपर से उसका सगा भाई भी उसका दिमाग खराब करके रखता है। हाँ, और बाकी चीजें तो बहुत बार। बस करो, मुझे और नहीं सुनना। ये बोलकर वही बुजियान मतलब जियान चिंग मुड़ा ही था। हम आपको पसंद नहीं करते हैं। तभी बाहर से आवाज आई। वी बुजियान ने घूमकर देखा। ये तो प्रीटी बेबी है। प्रीटी बेबी मीन्स कि उसकी बहन का बच्चा है। वी बुजियान ने मुंह फैलाया। ये वही बच्चा है जो अंकल अंकल बोल के चिपका रहता था ताकि चॉकलेट मिल जाए। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? वी बुजियान ने उससे पूछा। चलो अंकल। और उसने जियान चिंग का हाथ पकड़ लिया। मतलब बच्चे का दिमाग अच्छे से घर वालों ने ब्रेन वॉश किया था। तुम्हें कौन बोल रहा है? पीछे से फिर से आवाज आई। अब सब रुक गए। ये बो ने तेज से कहा था। वैसे तो हम उम्र वाले जितने भी लान फैमिली और जियांग फैमिली में थे, उनके कभी बनी ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल जियान चिंग जिपुचुन की नहीं बनी, लान जान वी बुजियान तो खैर लवर थे, साओ और जियांग की भी आज तक बनी नहीं। तो वो और उस बेबी को कैसे, मतलब उनके बीच कैसे बन जाता? बेबी ने घूम कर देखा। मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर रहा। तो बो ने डायरेक्ट गाली दे दी। और बो के मुंह पर गाली तो ऐसे रखी रहती है जैसे उसका खानदानी अधिकार हो। मतलब लान फैमिली के नाम पर अगर कोई कलंक था तो वही कलंक था। अबे यार, अब वी बुजियान ने उसका मुंह दबा लिया। चेंग, उसे लेकर जाओ। वी बुजियान चिल्लाता है। चेंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो तुम भी हरदम गाली। उसने मुझे गाली दी और वो रोने लगा पूरा। वो तो पूरा तैयार था मार मूर करने पर। ओह गॉड, वो तुम्हारे भाई थे? वीबूजान मतलब लांचन वीबूजान का हाथ पकड़ के अंदर आते हुए पूछता है। हाँ, वो मेरा भाई है, मुझसे बड़ा है। क्या तुम डरते हो अपने भाई से? नहीं, मैं क्यों डरूंगा? मुझे तो बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो गुस्सा करते हैं। कब गुस्सा किया? क्योंकि वीबूजान जानता है जेबूजन गुस्सा नहीं करते हैं। कोई तो गुस्सा करता है मुझ पर। कौन करता है? अब वीबूजान जानता है कि उसका दिमाग बच्चों जैसा है, तो यहाँ पर वो उसके दिमाग से खेल सकता है। तो फिर ये या तो ये हो सकता है कि लांजान की 10 साल की मेमोरी पर कोई तो ऐसा होगा जो उसे डांटता होगा या जिससे लांजान डरता होगा। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। हे लांजान। बेबूजान उसका चेहरा पकड़ लिया। किसे तुम्हें डर लगता है? क्या तुम्हारे भाई तुम्हें मारते हैं? और ये अफकोर्स लांजान 10 या 12 साल का है, तो उसकी मेमोरी 12 साल जैसे उसी बच्चे के दौर में है, उसी जगह के दौर में, बिल्कुल उसी जगह जब वो 10 या 11 साल का था। सो दैट उसके दिल में किसी के लिए एक डर बैठा हुआ है। कोई तो मुझे मारता है। कौन मारता है लांजान? कौन मारता है? मुझे बताओ। तुम्हें किससे डर लगता है? क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हो उसे तुम? लान कुरेन ने आखिरकार वीबूजान को पुकारा। पढ़ाने की क्या जरूरत है? ऑलरेडी पढ़ा लिखा है। वीबूजान आगे बढ़ते हुए कहता है। तुम्हारा मुंह बहुत चलता है। अब आप सवाल पूछेंगे तो जवाब तो दे ही सकता हूँ ना मैं। पूजा की आज? लान कुरेन ने तो ऐसे पूछा जैसे घर वालों का पूजा का ठेका, मतलब पूजा करने का ठेका वीबूजान ने ले रखा है। सुबह ही कर ली थी। अब वीबूजान को भी पता है कि इस घर वालों को, मतलब इस घर के मेंबर्स को कैसे शीशे में उतारना है। की भी थी अब ऐसे? लान कुरेन जो कि सोफे पर बैठते हुए पूछते हैं। झूठ क्यों बोलूंगा? भगवान को मूवी दिखाना है, मतलब गॉड को मूवी दिखाना है। ठीक है, बैठ जाओ। तो फाइनली उन्होंने बैठने के लिए कहा। बेबूजा ने मन में कहा, धोखे इनके मुंह से पहली बार सुना है। एक बात याद रखो बेबूजा, दिखने में अच्छे इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। अरे यार, बेबूजा ने अपना सिर पकड़ लिया। मतलब आजकल के ओल्ड जनरेशन को हुआ क्या है? उन्हें क्यों लगता है कि बच्चों को उनकी परमिशन की जरूरत है? मतलब ठीक है, इतने साल के वो लवर्स हैं, शादी भी हो चुकी है, उसके घर में रह रहा है। अब उसे किसकी परमिशन की जरूरत है? मतलब उसे तो नहीं थी। ठीक है, मत दीजिएगा। वैसे तो मुझे आपकी परमिशन की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन अब आप देने के लिए तैयार नहीं, तो कोई बात नहीं। अब बेचारा वीवूजन वहाँ पर क्या बोल सकता था। सीन शिफ्ट होकर आधी रात में पहुँचता है। अगेन ब्लैंकेट वगैरह डालकर उसने लांचन को बहुत अच्छे से लेटा दिया था। उसके अंदर बेचैनी बनी हुई तो उसे आज भी याद है कि जब लांचन फौरन घंटे के लिए गया था, उसे कितनी बेचैनी हुई थी।
ना जाने क्यों, लेकिन वीबूजान किसी अननोन बात से डर रहा था और शायद इसलिए उसे लांजान की बहुत याद आई थी उस दिन। लांजान, वीबूजान ने उसके बालों को सहलाया। बहुत सिल्की बाल थे उसके। वीबूजान उसे बहुत पसंद करता था। कुछ ऐसी चीज नहीं थी जो वो पसंद ना करता हो लांजान के अंदर। या शायद ये प्यार की वजह से हो। मनपसंद इंसान तो अच्छा ही लगता है, फिर वो चाहे अच्छा हो या ना हो। कहते हैं ना, जिससे मोहब्बत हो वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हो जाता है। वीबूजान के लिए भी लांजान वही था। तो क्या हुआ अगर उसे आज पहले जैसा सेंस नहीं रहा? इसका मतलब ये तो नहीं था कि उसे प्यार नहीं था। इट्स ओके, वो बर्दाश्त कर चुका था। उसने आज तक घर वालों के लिए सब कुछ किया। सबका नाश्ता बनाने के बाद ही उसे लांजान के लिए नाश्ता बनाने को मिलता था, फिर चाहे लंच हो या डिनर हो। हाँ, वो बात अलग है कि लांजान की मम्मा उसके साथ काइंड थे। स्टिल वीबूजान ने काफी कुछ किया। कहते हैं ना, जब कोई चीज ठान लो तो एक न एक दिन रास्ता मिल ही जाना होता है। बस वीबूजान को उस दिन का इंतजार था जब सब कुछ बेहतर तरीके से होगा। तुम हार मत मानना लांजान, मैं तुम्हारे पास हूँ। विंग उसके बालों को सहलाने के बाद ब्लैंकेट को खींचकर उसके कंधे तक डाल देता है। वीबूजान इसके बाद खिड़की के पास पहुंचा। उसने देखा कि उसके मेन गेट को वॉचमैन खोल रहा है। इसका मतलब कोई आया है। कौन आया होगा, वो मन में सोचता है। 2-3 कार अंदर गई तो इसका मतलब यकीनन इतनी रात को कोई बिजनेस के सिलसिले से तो आता नहीं है, घर में ही कोई आता है। और उसने वैसे भी सुबह चिंग से पूछा हुआ था, तो पता चला था कि वैसा तो कोई है नहीं जो बाहर गया हो, जो रात में आने की संभावना हो। हेलो, वीबूजान ने कॉल कर दिया। क्या हुआ? हेलो। अबे साले, मैं हूँ, वीबूजान ने गुस्से में कहा। भाई, वो उठ के बैठ गया। यानी कि साओ, तुम सो रहे थे? मेरा मतलब मैं सो नहीं रहा था। साओ, एक बात बताओ, घर में कोई आया है क्या? मुझे नहीं पता, जाकर नीचे देखकर बताओ। और मोना भी कहाँ पर है? मोना भी यहीं पर है। कल मंडे है ना, तो कल सुबह मैं उसे कॉलेज के लिए छोड़ दूंगा। टाइम से उसे छोड़ देना। पहले जाकर नीचे देख कर आओ कि कौन आया हुआ है। आकर मुझे बताना कुछ हुआ है क्या। वो उठ के बैठ जाता है। तो यहाँ पर पता चलता है कि वीबूजान के कनेक्शन उसके भाई के साथ हैं। वीबूजान, जो कि अभी कॉल पर ही था, साओ अपना फोन जेब में रखता है। कॉल चल रही थी। वो जब नीचे आया तो यकीनन वीबूजान सही था। नीचे काफी लोग आए हुए थे। आंटी, वो जल्दी से आंटी की तरफ बढ़ा और आंटी को हक कर लेता है। तो वीबूजान को आंटी से पता चल गया, ये वीबूजान की आंटी थी। आंटी, इस वक्त विंग थोड़ा सोच में पड़ गया। कई साल बीत गए, बल्कि कहा जा सकता है कि पूरे 30 साल बीत चुके हैं आंटी को यहाँ पर आए हुए। और अभी वो दोबारा आई हैं। मतलब पहले यहाँ रहती थी लेकिन अब नहीं। कॉल कट हो गई थी। वीबूजान ने फोन को बेड पे फेंका। अपने घर की तरफ वो भी देख ही रहा था कि तभी वीबूजान को कुछ एहसास हुआ। उसके कमर में कुछ ठंडा हाथ लगा और उसकी गर्दन पे किसी की लिप्स। क्या हुआ? जैसे किसी ने उससे क्या हुआ कहा, वीबूजान कांप गया। कोर्स वो लांजान था और टोन बदला हुआ था, सो दैट यहाँ पर वो प्रेजेंट मेमोरी में था। इतने खामोश क्यों हो? तब तो चिल्ला चिल्ला के बुला रहे थे कि मिलने आ जाओ। अब जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो तुम कुछ बोल नहीं रहे। सो दैट फिर से वही बात हुई कि वीबूजान अभी तक उस जगह स्टक है, यानी प्रेजेंट की उस जगह स्टक है जब वो लास्ट टाइम लांजान से बात कर मतलब वीबूजान से बात कर रहा था। लांजान, वीबूजान की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला रुक गया। पूरे 1 महीने बाद उसने उस लांजान की आवाज सुनी थी, जो रियल में उसका पर्सन था। वैसे तो वो भी उसका ही पर्सन था, लेकिन यकीनन वीबूजान ने उसकी आवाज बहुत दिन बाद सुनी। उसे ऐसा लगा। आर यू ओके? उसने उसके चेहरे को पकड़ते हुए उसके आंसू को देखते हुए कहा, व्हाई आर यू क्राइंग? लांजान थोड़ा सा बिगड़ गया। लांजान, और वीबूजान ज्यादा रोने लगा। हे, तुम क्यों रो रहे हो? लांजान, वो तीसरी बार भी उसका नाम ले रहा था। विंग। तब तक वीबूजान नीचे गिर गया, यानी नीचे गिरने वाला हुआ कि लांजान उसे संभाल लिया अपने बाहों में। विंग, क्या हुआ तुम्हें? किसने रुलाया? मुझे बताओ। लांजान, और ये बोलकर वो फिर से उसके सीने से लग के रोने लगा, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पर वीबूजान अकेला था। वो बात अलग है कि वो सब कुछ हैंडल कर पा रहा था, लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं वो लांजान से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। उसे उस लांजान की बहुत याद आती थी जो मैच्योर था। ऑफकोर्स उसे बहुत याद आती थी।
विंग बहुत कोशिश कर रहा था कि वो ठीक हो जाए, ना उसे रिपोर्ट मिली और ना कोई डॉक्टर उसकी मदद कर रहा था। तो यहाँ पर वो पूरी तरीके से घिरा हुआ था। वो जानता था कि कोई है जो उसे रोक रहा है, फिर वो हिडन पर्सन कौन है उसे ये भी तो पता नहीं चल रहा था। लंजन, लंजन कम बैक टू मी। विंग रोते हुए उसका चेहरा पकड़ लेता है। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, प्लीज कम बैक टू मी लंजन। ये बोलकर भी बूजियान ने अपना सिर अब उसके कंधे पर रख दिया। अब उसके बस की बात नहीं थी कि वो और खड़ा होकर अपने सहारे पर कुछ और कह सकता। प्लीज कम बैक टू मी। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ऑलमोस्ट 2:36 हो चुके हैं रात के, और अगर मैं अभी सोऊंगी तो 3 बजे तक मुझे नींद आएगी। वैसे नींद का तो मेरा कोई भरोसा नहीं है, उल्लू की तरह मैं भी जागती रहती हूँ, जो कि आदत है। और इसके बाद मुझे 9:20 तक उठना है, तो आई थिंक 3 बजे सोऊंगी तो 9:20 पे उठूंगी, मतलब बीच बीच में मोटा मोटा 5 से 6 घंटे की नींद मुझे मिलेगी। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। काश संडे वाली स्टोरी में ला पाऊं, मतलब मैं होप करती हूँ कि मैं लेकर आऊं। बस डेली बनी हुई हूँ, धीरे धीरे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मैं धीरे धीरे रूटीन पे आ जाऊंगी। लव यू ऑल।